पीड़ित हैं और हमारी ही मदद होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म उस लिहाज से पाकिस्तान इसको बनाने की कोशिश करेगा? इस सवाल के साथ हम आते हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। एससीओ की मीटिंग से पहले पाकिस्तान में जमकर बवाल हो रहा है। पाकिस्तान के 4 बड़े शहरों में पीटीआई कार्यकर्ताओं का हंगामा और खैबर पख्तूनख्वा के सीएम अल अमीन गंडापुर का पता नहीं चल पा रहा है। इस्लामाबाद में पुलिस और इमरान समर्थकों के बीच झड़प हो रही है। इमरान खान और 200 समर्थकों पर केस दर्ज किया गया है। राज्य के खिलाफ विद्रोह और आतंकवाद की धारा लगी है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के 564 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो एससीओ की मीटिंग से पहले बवाल और 4 बड़े शहरों में शहर शहर बवाल देखने को मिल रहा है। और सवाल ये भी है कि ये गदर अगर चलता रहा, ये बवाल चलता रहा और इस बवाल के बीच मीटिंग होती रही, तो मैसेज पाकिस्तान से क्या जाएगा? और क्या इमरान गृह युद्ध कराएंगे? ये सवाल ये भी है, क्योंकि इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं, कोहराम मचा रहा है। सरकार का दावा है कि पीटीआई के प्रदर्शनकारियों में अफगानी नागरिक भी शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों में 120 अफगानी नागरिक भी पकड़े गए हैं। पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े। झड़प में 80 से 85 पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। तो क्या इमरान गृह युद्ध कराना चाहते हैं और इमरान हेडलाइन कैसे बनना चाहते हैं, ये जरा समझिए। इमरान क्योंकि जानते हैं 15-16 अक्टूबर तक पाकिस्तान में एससीओ की बैठक होनी है। इस एससीओ की बैठक में बड़े बड़े देशों के प्रतिनिधिमंडल आएंगे, राष्ट्राध्यक्ष आएंगे। एससीओ की बैठक से पहले ही इमरान समर्थक इस्लामाबाद घेरना चाहते हैं। शहबाज सरकार की मजबूरी है, अगर इस्लामाबाद घेरा तो फिर कुछ भी हो सकता है। और इमरान खान यही चाहते हैं कि ये इंटरनेशनल मीडिया के लोग आएंगे तो नज़र उन पर रहे। इमरान ने कैसे दंगा कराया? अपने बर्थडे पर इस्लामाबाद लाहौर में प्रदर्शन को कहा था। प्रदर्शन के लिए सड़कों पर हजारों कार्यकर्ता उतरे पीटीआई के। इस्लामाबाद लाहौर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों को सीएम अली अमीन गंडापुर ने लीड किया। अली अमीन गंडापुर पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा के सीएम हैं। सरकार पीटीआई को ताकत दिखाने का मौका देना नहीं चाहती यहां, और इस लिहाज से इमरान पर नया केस भी दर्ज किया गया है। इमरान खान समेत 200 पीटीआई कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया गया है। राज्य के खिलाफ विद्रोह और आतंकवाद का केस दर्ज किया गया है। इस्लामाबाद के इस्लामपुरा थाने में इमरान के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की गई है। 4 बड़े शहरों में इमरान समर्थकों पर उपद्रव, पुलिस और आर्मी समेत सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के मामले में केस दर्ज किया गया है। तो लगातार ये इमरान समर्थक सड़कों पर उतर रहे हैं। हालांकि उन्हें तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग भी हो रही है, हवाई फायरिंग। और इस बीच केस भी दर्ज किया गया है पीटीआई समर्थकों और इमरान खान पर। लेकिन सवाल यही है, जेकेएस परिहार साहब, ये एक ऐसा मुझे लगता है कि मामला है जिसमें प्रदर्शन की आड़ में कोशिश है कि अटेंशन हम ज़्यादा ग्रैब करें। एससीओ की मीटिंग के जरिए इमरान खान चाहते हैं कि वो ध्यान आकर्षित करें मीडिया का, इंटरनेशनल मीडिया का, तमाम देशों के प्रतिनिधिमंडल का, और यही वजह है कि स्ट्रेटेजिकली ये प्रदर्शन किया जा रहा है। क्योंकि इमरान खान जो है वो जानते हैं कि मीडिया मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, किस वक्त में करना है। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि इतने लंबे समय तक जेल में रहने के बावजूद इमरान खान की पार्टी जो है वो खत्म नहीं हुई है, बल्कि एक्टिव ही चल रही है। इलेक्शन में उनको मान्यता नहीं थी, वो इंडिपेंडेंट उनके कैंडिडेट खड़े हुए और प्रैक्टिकली उनको मेजॉरिटी मिली। तो पाकिस्तान की आर्मी के पूरे जोर देने के बावजूद इमरान खान को पूरी तरह से ये क्रश नहीं कर पाए। अब इमरान खान जेल में ही डाले गए, इसके आगे कोई एक्शन नहीं हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से अमेरिका पाकिस्तान में सरकारें बनाता और बिगाड़ता है, उसमें एक शर्त ये भी शायद रही होगी कि इमरान खान को वहाँ की कोर्ट और सरकार जो है वो फांसी की सजा नहीं देगी। और अब जिस तरह से इमरान खान आगे आ रहे हैं और शहबाज शरीफ की सरकार हर उसमें मौके पे, हर उसमें फ्रंट पे असफल साबित हुई है, तो आर्मी भी जो है वो इमरान के खिलाफ इतनी हॉस्टाइल नहीं है, सिवाय वहाँ के आर्मी चीफ के। आपने देखा है कि आर्मी में भी डिवीजन हो चुके हैं। मुनीर साहब इमरान के बिल्कुल सख्त खिलाफ है,
मगर इमरान के समर्थकों का आर्मी में है, और यही वजह है कि ये पूरा क्रश नहीं हो पा रहा है। पुलिस में, आर्मी में इमरान की पैठ बनी हुई है, जनता में उनकी पकड़ है। तो इस वजह से वो एससीओ मीटिंग का पूरा फायदा जो है, जितना फायदा पाकिस्तान एससीओ मीटिंग करके पूरी दुनिया में उठाता, उससे ज्यादा इमरान खान उठाने में अभी भी सफल हुए। मीटिंग हो जाएगी, सब कुछ उस वक्त में कंट्रोल में ये लोकल इस्लामाबाद में कर लेंगे, गैरिसन में। मगर पूरी दुनिया का अटेंशन जो है वो इमरान खान अपने ऊपर लाने में वो सक्सेस उनको मिली है। और एक तरह से वो पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति और उसकी उठापटक, और जिस तरह से वहां पर दूसरे आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, उन सबको भी उठाने में ये काफी हद तक सफल हुए हैं। तो जी। पाकिस्तान फायदा एससीओ से कम ले पाएगा, उसका नुकसान इस मीटिंग को करने में ज्यादा होता हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इस मंच का इस्तेमाल पाकिस्तान ये दिखाने के लिए कहेगा कि देखिए साहब, हम तो अपने ही अंदर आतंकवाद की मार झेल रहे हैं, हमारे अंदर स्थिति ये है कि बलूचिस्तान में या फिर कई और आतंकी संगठन हैं, देखिए कराची में बम ब्लास्ट हो गया, तो एक तरह से वो खुद को आतंकवाद से पीड़ित दिखाने की कोशिश करेगा? देखिए, पाकिस्तान कोशिश तो अवश्य करेगा और ये दोहरा चरित्र वाला राष्ट्र है और ये अनेक तरीके के कुतर्कों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने की उसकी कोशिशें जारी रहती हैं, प्रोपेगेंडा जारी रहता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, पूरा विश्व इस बात को जानता है कि पाकिस्तान आतंकवाद की शरण स्थली है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जितने भी ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, उसमें से आधे से भी ज्यादा अभी पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं। और पाकिस्तान आज भी, जैसा कि मैं कह रहा था, कि आतंकवाद को इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर, आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करता रहा है। विश्व का सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन एक सेफ लोकेशन में, सेफ हाउस में अब्दाबाद पाकिस्तान में ही पाया गया था। और ये पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवादियों को प्रेशर देता रहा है, सपोर्ट करता रहा है। तो पाकिस्तान इस तरह के तर्क वगैरह अगर वो देता है, तो उसका अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पाकिस्तान के संदर्भ में जो उसकी जो इमेज है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और लेकिन जहां तक जो आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसने कि अभी एक हमला जो कराची में हुआ है उसकी जिम्मेदारी ली है, और वहीं इमरान खान जो कि जिनके ऊपर एक स्टेट क्रैकडाउन चल रहा है और वो जेल में है। और जाहिर है कि हाल के जो इलेक्शंस हुए हैं वो रिग्ड थे, मैनिपुलेटेड थे, जैसे कि सारे पाकिस्तान के इलेक्शंस रहे हैं। तो वो जो पाकिस्तान के इस तरीके के जो असंतुष्ट जो भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एससीओ की इस बैठक के दौरान किसी बड़े तरीके के इस तरह की कार्रवाइयों को करके वो जाहिर है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान ग्रैब करने की, अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। और बीएलए द्वारा ये जो हमला किया गया है कराची में, वो अटेंशन ग्रैबिंग के तहत ही किया गया है। और पाकिस्तान, इमरान खान जो पीटीआई के द्वारा ये जो बड़े जलसे इत्यादि जो किए गए हैं, वो भी अटेंशन ग्रैबिंग ही है, जैसा कि आपने इसको बिल्कुल सही तरीके से कहा। जनरल साहब ने भी इसको बिल्कुल सही तरीके से समझाया। तो ये जो पाकिस्तान की जो स्थिति है, ये आंतरिक रूप से देखें सुमित जी, तो ये बेहद दयनीय है। चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामरिक हो, हर जगह पाकिस्तान जो है एक भारी संकट से जूझ रहा है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा, ये जो सारे संकट की स्थितियां हैं, वो पाकिस्तान का अपना खुद का क्रिएशन है। पाकिस्तान ने भस्मासुर जो बनाए हैं, जो आतंकवादी जो खड़े किए हैं, वो अब आतंकवादी पाकिस्तान को ही जला रहे हैं। और जाहिर है कि पाकिस्तान के जो वास्तविक शासक हैं, जो आर्मी और आईएसआई, जो पाकिस्तान की रियल रूलर्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत को कभी भी मजबूत होने ही नहीं दिया। एससीओ की मीटिंग में फिर क्या आप मानते हैं भारत का क्या रुख हो सकता है? भारत का टेररिज्म पर, आतंकवाद पर एक बार फिर से इशारों में जरूर इस मीटिंग में लताड़ लगाएगा? निसंदेह भारत का जो आतंकवाद के संदर्भ में जो स्टैंड होगा, वो बहुत ही लाउड एंड क्लियर होगा और बहुत ही सख्त होगा। और जाहिर है कि जो एससीओ का जो मेन एजेंडा है, उसमें आरटीएस के तहत जो आतंकवाद की चुनौती है उसको जूझना, उससे डील करना, एक उसका एससीओ का एक प्रमुख एजेंडा है। और ये जो बैठक है, इस बार रोटेशनल बेसिस पे आतंकवाद के जो एपी सेंटर है, जो पाकिस्तान है, वहीं पे आयोजित की जा रही है। तो जाहिर है कि ऐसी धरती से जहां से आतंकवाद को शरण दिया जाता है, वहां पर भारत एक बहुत ही सख्त और संकल्पबद्ध मैसेज देगा। ये स्पष्ट रूप से आने वाले इस बैठक में दिखेगा।
और जाहिर है कि आज का जो नया भारत है आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ कार्य करता है। आतंकवाद की चुनौती पूरे विश्व की बड़ी चुनौती है। आज 7 अक्टूबर है और पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को ही इजराइल के ऊपर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था और आतंकवाद का जो दानव है वो किस तरीके से पूरे विश्व के सामने आज भी खड़ा है, इसको लेकर के जाहिर है कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक चिंता है और इस पूरे विषय को भारत एससीओ की इस बैठक में बड़े ही संकल्पबद्ध तरीके से और सख्त तरीके से एड्रेस करेगा और लाउड एंड क्लियर मैसेज पाकिस्तान को भी अगर सीधा सीधा अगर नाम न भी ले तो पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए और विश्व में जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उन सभी की तरफ इशारा करते हुए भारत एक बहुत ही लाउड एंड क्लियर और संकल्पबद्ध और सख्त मैसेज देगा। वो आने वाले समय में हम देखेंगे। ठीक है जनरल परिहार साहब, बदलते जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में इस मीटिंग का जो सेंटर है इस्लामाबाद है, पाकिस्तान है और जाहिर है पाकिस्तान जहां से आतंकवाद फलता फूलता है वहां पर ये मीटिंग होना और एक तरफ तो इजराइल और हमास, हिजबुल्लाह, वो तमाम आतंकी संगठनों के खिलाफ जंग लड़ रहा है इजराइल, तो एक आतंकवाद के खिलाफ मैसेज भी जा रहा है लाउड एंड क्लियर। चीन और रूस, ये दो बड़े देश इस मीटिंग में रहेंगे। एक आतंकवाद अगर एक मुद्दा रहता है इस मीटिंग में, तो आतंकवाद के मुद्दे पर बाकी देशों का रुख आप क्या देख रहे हैं, वो भी तब जब पाकिस्तान में ये बैठक होगी? देखिए, जहाँ तक सवाल पाकिस्तान में बैठक होने का है तो रोटेशनल है। हमारे जितने इसके जो 9 देश हैं उनमें बाई रोटेशन है। हमारे यहाँ हुई पाकिस्तान और 2025 का जो है वो चाइना में होगा। तो इसको मैं बहुत बड़ा पाकिस्तान को क्रेडिट नहीं होती कि वो मीटिंग करके वो वर्ल्ड लीडर या एससीओ के नंबर 1 लीडर बन गए। रोटेशनल चेयरमैनशिप है, वो सबको मिलती रहती। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन सकता था क्योंकि इसमें मेजर कंट्रीज जो एशिया के वो इन्वॉल्व हैं। मगर सबसे बड़ा इशू ये है कि जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं चाइना और पाकिस्तान, वो इसके एक्टिव मेंबर हैं। तो आप ये उम्मीद करें कि ये एक यूनिफॉर्म पॉलिसी एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज की एशिया के लिए डेवलप कर पाएंगे, ये इसके मुझे पूरा संदेह है। फाइनेंशियल मैटर जो होते हैं, इकोनॉमिकल ट्रेड कॉपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है, वो इसके तरफ होंगे। और जब भी कोई ऐसा होता है, चाइना ने जो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली चाइना ने बनाया था अमेरिका को काउंटर करने के लिए सेंट्रल एशिया में, और उसमें फिर रशिया का साथ हुआ बिकॉज कॉमन इंटरेस्ट है। चाइना रशिया चाहते हैं कि ये जो है नाटो के मुकाबले में खड़ा हो सके, जो होना नहीं है। नाटो जो है वो लाइक माइंडेड कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि ये जो है इसमें डाइवर्सिटी है। तो अपने अपने हित को छोड़कर अगर सामूहिक हित के बारे में खासतौर पर चीन और पाकिस्तान सोचेगा तो जरूर इस संगठन को सेंट्रल जी वक्त कम है सर, यही रोकना चाहूंगा। को डेवलप करना और ट्रांसपोर्टेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे और रोड ट्रांसपोर्टेशन अमॉन्ग सारी कंट्रीज में सेंट्रल एशिया का, ये इसमें डेवलप होगा। ट्रेड जो है वो उसमें बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा इसमें एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज, ठीक है सर, कॉपरेशन की जरूर बात होगी, क्षेत्रीय कॉपरेशन की, ट्रेड की, लेकिन ज़रूरी था कि अगर आतंकवाद के मुद्दे पर भी इस संगठन की तरफ से एक बड़ा मैसेज लाउड एंड क्लियर जाए, लेकिन वो होगा कैसे? पाकिस्तान में ही बैठक है, पाकिस्तान सदस्य है और चीन भी सदस्य है। चीन जो पाकिस्तान को लगातार शह देता रहा है और दोनों के अपने अपने हित हैं, तो अपने अपने निजी हित को भूल कर क्या सामूहिक हित के लिए वो आगे आएंगे, ऐसा संभव लग नहीं रहा है। और फिलहाल पाकिस्तान में तो स्थिति ये है कि किसी तरह से ये बैठक हो जाए, बस यही लोग देख रहे हैं। पाकिस्तान भी यही मना रहा होगा कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। बहुत शुक्रिया जनरल परिहार साहब और संजीव श्रीवास्तव जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।